हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है न्यू एरा की इस चैनल में, जहां पे आपको एनटीएससी और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। मेरा नाम है अंकेश और मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो बच्चों, अभी हम डिस्कस कर रहे थे 13 दिसंबर में अलग अलग स्टेट्स के जो स्टेज 1 के पेपर हुए हैं उसके फिजिक्स का कंप्लीट एनालिसिस, क्या उस पर चेंजेस हुए हैं, क्या टफनेस लेवल में क्या कोई चेंज आया है और बहुत सारी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं और हम करेंगे अब कंप्लीट सॉल्यूशन जो भी पेपर इस बार आया है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चूहे खाना बंद करिए और अपना आंसर शीट मैच करिए और देखिए क्या आपसे गलतियां हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं बच्चों कि पहला क्वेश्चन क्या आया था। जो टफनेस लेवल था उत्तराखंड के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस ईयर है, मतलब हम इसको मॉडरेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। चलते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बॉय मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। एक बॉय है जो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस क्या है बच्चों, 10 मीटर है। जिसका रेडियस क्या है बच्चों, 10 मीटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कंप्लीटेड 3/4 ऑफ द सर्कल इन 10 सेकेंड। वो क्या कर रहा है, 3/4 ऑफ द सर्कल को कितने टाइम में खत्म कर रहा है, 10 सेकेंड में। जैसे ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो 3/4 ऑफ द सर्कल कितना होगा बच्चों, इतना होगा। ये कितना टाइम ले रहा है इसको कंप्लीट करने के लिए, t = 10 सेकेंड। अब क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड एंड द वेलोसिटी आर। तुमसे क्या पूछा है कि स्पीड क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, स्पीड क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले ये देखो, स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस, और वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। क्या दोनों के लिए स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर ए से बी के लिए आप डिस्टेंस पे जाओगे तो आप कौन सा पार्ट लोगे बच्चों, ये। तो स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम और एंगल = आर्क अपॉन रेडियस से अगर देखोगे तो आर्क की लेंथ क्या है, l अपॉन रेडियस क्या है, r है। अगर रेडियस क्या है, r है, तो यहाँ से देखोगे थीटा इंटू आर = l, थीटा इंटू आर = l। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, अरे 3π/2, 3π/2। तो इधर से देखोगे 3π/2 इंटू आर की जगह 10 रखोगे = l हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू क्या है, लेंथ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है, तो ये देखोगे कितनी आएगी, इतनी आएगी। अब देखो यहाँ से तुमको क्या निकालना है, सबसे पहले स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बच्चों। तो डिस्टेंस अगर देखें तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 3π/2 इंटू 10। तो यहाँ से देखो 3π/2 इंटू 10 अपॉन टाइम कितना है, 10 सेकेंड। टाइम कितना है, 10 और 10 को कैंसिल कर दिया, बचा आपके पास कितना, स्पीड क्या आ गया, 3/2π। और अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 1.5 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 4.71 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई, 4.71 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगा, स्पीड। इसके लिए लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ द आर्क जितना चला। अब वेलोसिटी के लिए क्या लेना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा, 10√2 हो जाएगा। ये 10√2 हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या आएगी, = क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 10√2 अपॉन टाइम कितना है, 10। तो 10 कट गया, बचा √2 मीटर पर सेकेंड। और √2 को हम क्या लिखते हैं, 1.414। तो अगर तुमसे पूछेगा स्पीड तो ये कितनी आएगी, 4.17 मीटर पर सेकेंड। और अगर पूछेगा वेलोसिटी तो ये क्या आएगा, 1.41 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से देखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को इस तरीके से हम कर सकते हैं बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ये देखते हैं क्या बोल रहा है। 2 ऑब्जेक्ट्स हैव द मास इन द रेशियो, जैसे 2 ऑब्जेक्ट की मास रेशियोज क्या है, m1 और m2 का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:2। If the forces acting on them are in the ratio 2:1 और फोर्स का रेशियो उनका कितना दिया हुआ है बच्चों, F1 रेशियो F2 क्या है, 2:1 है। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ देयर एक्सीलरेशन इन,
उनके एक्सीलरेशन का रेशियो क्या होगा। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, उनके एक्सीलरेशन का रेशियो क्या होगा। तो आइए देखते हैं। अब एक चीज बताओ, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F = ma लिखा जा सकता है जब मास क्या हो, कांस्टेंट हो, मास क्या हो, कांस्टेंट हो। तो यहां से क्या लिख सकते हो, F1 = m1a1 अपॉन F2 क्या लिख सकते हो, F2 m2a2 दोनों को डिवाइड करोगे तो m2a2 करोगे। अब देखो यहां से तुम अगर कॉम्बिनेशन बनाओ F1/a1 इसको ऐसे ब्रैकेट पे लिख दिया, तो आप देखो इनका रेशियो दिया हुआ है 2/1 = कितना हो गया, 1/2 इंटू a1/a2, 1/2 इंटू a1/a2। यहाँ से इसको यहाँ ले जाओ तो ये क्या होगा 4:1, 4:1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a1/a2 आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन का रेशियो पूछा था, तो एक्सीलरेशन का रेशियो क्या आ गया बच्चों 4:1। तो इस तरीके से देख सकते हैं, सिर्फ F = ma लगाना था अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, पर अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये कब होता है, जब मास कांस्टेंट होता है। और वैसे अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स = क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो सबसे सही डेफिनेशन है फोर्स की, तो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको एक वेव दे दिया गया है। इन द गिवन ग्राफ शोज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम रिलेशन फॉर द डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड। द वेवलेंथ ऑफ द डिस्टर्बेंस विल बी, वेवलेंथ ऑफ द डिस्टर्बेंस विल बी। ठीक है, आपको एक डिस्टर्बेंस मतलब वेव दी हुई है। अब वेव दी हुई है मतलब उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं बच्चों। ठीक है, अब बहुत ध्यान से हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में, पर पहले वेव को देख लेते हैं, फिर उसकी तरफ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अपने क्वेश्चन की वेव कुछ ऐसी बन रही है बच्चों। ठीक है, ओके, तो अब चलते हैं बच्चों आगे। हाँ, तो अगर हम बात करें एक वेव की, तो दो क्रेस्ट की बीच की डिस्टेंस या दो ट्रफ की बीच की डिस्टेंस, दो क्रेस्ट की बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेवलेंथ बोलते हैं। या दो ट्रफ की बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेवलेंथ बोलते हैं। यस सर। या एक साइकिल में कितनी डिस्टेंस कवर करें, मतलब जैसे अगर बात करें एक पेंडुलम की, जैसे अगर मैं इसको एक पेंडुलम मानूं तो इसको इस पोजीशन में छोड़ा, यहां से आपने ऐसे छोड़ा, एक बार गया, फिर यहां पे आ गया, इस पोजीशन में आ गया, फिर दोबारा ये सेम पाथ लेगा ना, इधर ही चलेगा फिर आएगा, तो ये क्या कहलाएगा, एक बार इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर जो नई साइकिल फिर से नया रिपीटेड पैटर्न शो करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, साइकिल। तो एक साइकिल में कितनी लेंथ चला, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेवलेंथ। तो अगर एक साइकिल की बात करें तो एक साइकिल कितना होगा बच्चों, इसके लिए एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिला के क्या होगा, एक साइकिल। तो ये लेंथ कितनी आएगी, लैम्डा के बराबर, यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक भी क्या होगा, लैम्डा होगा। तो वेव डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और उसको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। कि एक साइकिल को कवर करने पे, एक साइकिल को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, वही क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी से। किससे बच्चों, कैपिटल टी से। अब देखो बहुत ध्यान से, तो दो क्रेस्ट की बीच की डिस्टेंस क्या होती है, वेवलेंथ होती है। क्या होती है, हम ये भी जानते हैं, चाहे दो क्रेस्ट की बीच की डिस्टेंस बोल दो, चाहे दो ट्रफ की बीच की डिस्टेंस बोल दो, या एक कंप्लीट साइकिल में जितना डिस्टेंस चला वही क्या है, वेवलेंथ है। तो किसी भी तरह से डिफाइन करो, वेवलेंथ हो गया। अब ये वेवलेंथ, अब इसके लिए टाइम कितना लगा, ये टाइम भी दिया हुआ है, यहां से यहां तक के लिए टाइम कितना हो गया, ये 1 सेकेंड और ये 2 सेकेंड, कितना लगा, 2 सेकेंड। पर ध्यान रखो ये किस पे दिया है, म्यू एस। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, ये सेकंड में नहीं दिया है, माइक्रो सेकंड में दिया है। किस पे दिया है, माइक्रो सेकंड में। तो टाइम पीरियड अगर बात करें एक
एक साइकिल के लिए कितना है 2 माइक्रोसेकेंड्स। 2 माइक्रोसेकेंड मतलब t इज इक्वल्स टू कितना दिया है 2 इंटू 10 पावर -6 पर सेकेंड, सॉरी 10 पावर -6 सेकेंड, ऐसे बोल सकते हो। अब देखो, अब वेवलेंथ निकालनी है आपको, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया बच्चों 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी अपनी वेवलेंथ, ये क्या कहलाएगी लैम्डा। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या चला लैम्डा और टाइम पीरियड कितना लिया t। तो इस तरीके से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। अब स्पीड कितनी दी हुई 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लैम्डा वेवलेंथ नहीं पता, वेवलेंथ निकालना है। और टाइम पीरियड की जगह क्या रखोगे 1 + 1 2 सेकेंड, मतलब 2 माइक्रोसेकेंड है। और 2 माइक्रोसेकेंड को कैसे लिख सकते हो, माइक्रो यानी 10 पावर, अगर ऐसा कहीं पे लिखा है मतलब 10 पावर -6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर -6। तो इधर से देखोगे और सॉल्व करोगे, इसको इधर ले जाओ और सॉल्व करो तो क्या आएगा 3 इंटू 10 पावर -3। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 10 पावर -3। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है बच्चों यहाँ से, ये आ रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन टफ नहीं था, सिर्फ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही लगाना था। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये म्यू जिसको हम माइक्रो के लिए भी यूज कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है। म्यू की वैल्यू होती है 10 पावर -6। अगर आप ये जानते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप मॉडरेट लेवल पे इसको मान सकते हो। चलें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, देखते हैं। 2 wires of equal length and equal cross sectional area having resistivity ρ1 and ρ2 are connected in series। देखो एक वायर ये हो गया और दूसरा वायर इसके साथ ये हो गया, ठीक है। अब दोनों को हमने क्या किया सीरीज में कनेक्ट कर दिया। हाँ सर, ये सीरीज कनेक्शन हो गया, एक का सर दूसरे का पाँव, एक का सर दूसरे का पाँव, ठीक है। इसकी रेजिस्टिविटी क्या है ρ1 है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या है ρ2 है। इसका एरिया बच्चों क्या है, इसका एरिया बच्चों क्या है A है, इसका एरिया बच्चों क्या है A है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखोगे अगर इसका रेजिस्टेंस R1 की बात करें तो क्या होगा R इज इक्वल्स टू ρl/A। R इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा है बच्चों ρl/A पढ़ा है। तो यहाँ से अगर देखोगे R1 इज इक्वल्स टू ρ, अगर इसकी लेंथ L है तो इसकी भी लेंथ L होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है इक्वल लेंथ और इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब अगर इसका एरिया A है तो इसका भी एरिया क्या होगा A होगा। अब क्या बोल रहा है, अब इन दोनों से मिलके एक नया जो रेजिस्टेंस बना है, इन दोनों से मिलके एक जो नया रेजिस्टेंस बना है मान लो, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी R इक्विवेलेंट आएगी। उसके लिए भी एरिया सेम होगा और लेंथ उसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, उसके लिए लेंथ हो जाएगा अपना 2L। क्या हो जाएगा 2L। समझ में आया क्या। आपको 2 वायर्स दिया गया है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, उससे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन रहा है जिसके लिए हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखेंगे कैसे। अब देखो ये क्या है, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो R इक्विवेलेंट हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे निकालते हैं। जैसे ये 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है R1 प्लस R2। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो यहाँ से देखोगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट के लिए लिखो R इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों ρl/A। क्या होता है ρl/A। तो यहाँ से लिखो रेजिस्टिविटी नहीं पता, रो इक्विवेलेंट इंटू L, लेंथ ऑफ द वायर क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे इधर पे भी देखो, इसके लिए क्या है, इस पे भी लगाओ ρ1, L1 की वैल्यू क्या है L/A। ऐसे दूसरे के लिए लगाओ प्लस ρ2, फिर लगाओ L/A, क्योंकि लेंथ और एरिया दोनों वायर के लिए क्या है सेम है।
यहाँ से लेंथ एरिया को कैंसिल करो, लेंथ एरिया को कैंसिल करो, लेंथ एरिया को कैंसिल करो, तुम्हारे पास क्या बचेगा, रो इक्विवेलेंट 2 इंटू रो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, रो 1 प्लस रो 2 हो गया। तो यहाँ से करोगे तो रो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू रो 1 प्लस रो 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ रो 1 एंड रो 2। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो अब देखते हैं बच्चों आंसर। इसके आंसर में क्या दिया हुआ है, इसके आंसर में क्या क्या वैल्यूज हैं ये देख लो, ये है, ये है, ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है वो देखते हैं और इसकी टफनेस लेवल भी देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2। सिंस एरिया चेंज नहीं हो रहा, लेंथ नहीं चेंज हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें लगा दोगे। पर इक्विवेलेंट के लिए क्या होगा, L2L होगा, क्योंकि दोनों वायर्स की लेंथ आएगी उसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से रेसिस्टिविटी की वैल्यू आप निकाल सकते थे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या बोल रहा है, अ प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल। एक कोई प्लेयर है, जैसे हम क्रिकेट बॉल खेलते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जब बॉल हमारी तरफ आ जाती रहती है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जब हम कैच कर लेते हैं उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये सारी चीज़ें देखेंगे। अ प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास ऑफ द बॉल कितना दिया है, मास ऑफ द बॉल कितना दिया है, 150 ग्राम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.15 kg, 0.15 kg बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है, एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। उसकी जो बॉल की स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड। मतलब जो कैचिंग हुआ तो वो क्या करेगा, पहले यहाँ पे रखेगा, फिर उसको नीचे लाके कैच करेगा, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम लगा ना। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, पहले वेलोसिटी ऑफ द बॉल कितनी थी, 20 थी, और लास्ट पे जाके कितना हुआ, 0। इसके लिए टाइम कितना लगा हमारे पास, टाइम लगा बच्चों कितना लगा, टाइम लगा 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। अब आपको क्या बताना है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द हैंड। बॉल जब कैच करते तो हमारे हाथ पे भी क्या लगता है बच्चों, फोर्स लगता है। उस फोर्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल लो। पहले वेलोसिटी क्या थी, 20 थी, अब क्या हो गई, 0 हो गई, और टाइम कितना लिया, 0.1 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ से निकालोगे चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 20 माइनस 0 अपॉन टाइम जितना 0.1। तो यहाँ से एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, देखो 20 डिवाइडेड बाय 0.1 करोगे तो ये कितना आएगा, 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। अब फोर्स की वैल्यू निकालो। अब F इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, m 0.15 इंटू A कितना है, 200 है, मल्टीप्लाई करोगे तो पाओगे कि ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 30 न्यूटन्स। अरे डेसिमल हटाओ, 2 0 इधर से कैंसिल हो गए, डेसिमल इधर से इधर आ गया। इस तरीके से आप करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो आई होप सो समझ में आया होगा। आंसर कितना आ गया, 30 न्यूटन। तो ये आंसर काफ़ी ज़्यादा इजी था। बस क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा, एक्सीलरेशन देगा। एक्सीलरेशन अब F इज इक्वल टू क्या लगा सकते हो, ma। F इज इक्वल टू ma लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, आइए देखते हैं। ठीक है, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग 1 माइक्रोग्राम मैटर कंप्लीटली इनटू द एनर्जी विल बी। अगर हम जानते हैं कि क्या हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन इस पे क्या होता है, हम मास को टोटली किस पे कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी पे। और इसके लिए हमारे पास रिलेशन कौन ने दिया है, आइंस्टीन सर ने दिया, बहुत अच्छा रिलेशन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। क्या, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर।
अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मास ऑफ द पार्टिकल है या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जो भी बोलो। ये क्या है, c स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एनर्जी कितनी रिलीज होगी, मास देखो इंटू c का स्क्वायर करो, वही क्या होगी, एनर्जी होगी। तो यहाँ पे एनर्जी कितना आएगा वो देखते हैं। 1 माइक्रोग्राम, माइक्रो यानी 10⁻⁻6 ग्राम, मतलब 1 × 10⁻⁻6 ग्राम। और इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो मतलब डिवाइडेड बाय फिर से 1000 करो केजी में कन्वर्ट करने के लिए, तो 10⁻⁹ केजी। जब इस मास को आप किस पे कन्वर्ट करोगे, एनर्जी में, तो कितनी वैल्यू मिलेगी एनर्जी की। देखो मास की जगह क्या रखो 10⁻⁹ इंटू वेलोसिटी की जगह क्या रखोगे 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ का स्क्वायर, c स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी 9 × 10⁻7। देखो कैसे 9 × 10⁻, ये कितना होगा 8 2 16 होगा, 16 - 9 करो कितना आएगा 7 आएगा। तो इस तरीके से देख सकते हो कितनी आएगी 9 × 10⁻7 जूल। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू इतनी आएगी। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और आइंस्टीन का फॉर्मूला क्या होता है, E = mc²। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है बच्चों कि आपको ये बताना है कि हम जो सिग्नल्स बनाते हैं, ठीक है, तो हम उस पे रेड कलर का ही यूज़ करते हैं। जो हमारे रेलवे सिग्नल होते हैं जनरली हमने कैसे देखा है, रेड कलर का। किसका, रेड कलर का। तो जनरली हम रेड कलर का क्यों यूज़ करते हैं, सिग्नल्स को बनाने के लिए। ठीक है, इसका रीज़न क्या होगा, देखो हमारा स्काई ब्लू क्यों दिखता है, ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि पूरी रेज जो लाइट आती है ब्लू कलर, वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। इस तरीके से ये फैल जाती है। पर हम ये देखते हैं कि रिफ्रैक्शन की जो फिनोमिनन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। वो रे उतनी ही कम स्कैटर होती है जिसका वेवलेंथ जितना ही ज़्यादा होता है। जैसे VIB GYOR की बात करें तो वॉयलेट सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, क्यों, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। और रेड सबसे कम स्कैटर होता है क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम रेड कलर यूज़ करते हैं। अगर ये स्कैटर नहीं होगा तो बहुत दूर से भी हमको क्या आएगा, नज़र आ जाएगा, हमको क्या कर जाएगा, नज़र आ जाएगा। तो इसलिए क्योंकि इसकी स्कैटरिंग क्या होती है, स्मोक में, फॉग में, अलग अलग मीडियम में बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसके कारण ये हमारी आंखों को विजिबल हो सकता है। अगर ब्लू कलर होता तो हमको कहीं से कहीं तक दिखता ही नहीं और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, ये क्योंकि ये स्मोक्स पे क्या करता है, लीस्ट स्कैटर होता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप सो समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक वायर है जिसको सर्कल के फॉर्म में बेंड किया गया था। ठीक है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कॉइल्ड इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। अब सर्कल बना दिया गया और इनके दो पॉइंट्स को हमने कैसे कनेक्ट कर दिया, ये हायर पोटेंशियल में हो गया और ये लोअर पोटेंशियल में हो गया। अब दो पॉइंट अलग अलग पोटेंशियल में है तो वहाँ पे क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो हमको क्या बताना है कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर इस पूरे सर्किल का पूरे लेंथ का क्या होगा, रेजिस्टेंस R होगा, तो ये कितनी होगी, L/4 लेंथ होगी। क्या होगी, L/4 लेंथ होगी। तो L/4 का रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर ये पूरा R था तो L/4 के लिए क्या हो जाएगा, L डिस्टेंस के लिए क्या है, R रेजिस्टेंस है, तो L/4 लेंथ के लिए कितना होगा, R/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, R/4। तो ये R/4 हो गया, तो इधर कितना बचा, 3R/4। ठीक है, टोटल तो R है, तो R/4 इधर है, 3R/4 इधर है। अब तुमको क्या बताना है कि इस दोनों पॉइंट के अलॉन्ग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये किसका केस है,
सर सर एक जगह है, टांग टांग एक जगह है, तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? ऐसा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ये तो हो गया। और हम इसको मॉडिफाई करने के यूज़ करते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए, जल्दी हो जाए। इस पर आप R1 और R2 की वैल्यू रखोगे और सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। और हम मॉडिफाई करके भी कई बार यूज़ करते हैं सिर्फ जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो। तो ये क्या हो गया? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा? R1 की वैल्यू क्या है? R/4 हो गई। और R2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? R2 की वैल्यू कितनी है अपनी? 3R/4 हो गई। ठीक है, 3R/4 हो गई। ऐसे ही इधर पे भी देखो कितनी है, इधर पे देखो R1 की वैल्यू क्या रखोगे? R/4 रखोगे प्लस ये क्या हो जाएगा? 3R/4 हो जाएगा। अब जब सॉल्व करोगे, सबको देखोगे तो R/4 इंटू क्या होगा? 3R/4 और अपॉन क्या हो जाएगा? ये कैपिटल R हो जाएगा। इन दोनों को मिला के ये किसके बराबर बचेगा? R कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3R/16। कितना हो जाएगा? 3R/16। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 3R/16। इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। सिर्फ आपको ये आना चाहिए कि इसको हमने कैसे डिवाइड किया और हमने इस पे क्या लगा दिया? पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट लगा दिया। इस पे कुछ भी नया नहीं है। ठीक है ना, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो बच्चों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर टू फॉर्म ट्वाइस मैग्नीफाइड इमेज। बहुत ध्यान देने वाली बात है, ट्वाइस मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट की दुगनी इमेज चाहिए। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखें पोल से कि उसकी इमेज की साइज क्या हो? दुगनी दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये नहीं बोला है कि रियल बने या वर्चुअल बने, हम दोनों केसेस को कंसीडर कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। मैग्निफिकेशन फॉर अ मिरर क्या होता है? -V/u। यस सर, ठीक है। अब और हमने क्या पढ़ा है? मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। अब देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन दो हो सकता है। कौन सा? +2 का भी हो सकता है और -2 का भी हो सकता है। +2 कब आएगा? +2 कब आएगा? बहुत ध्यान से देखो कि जब एक कनकेव मिरर को फोकस, ये फोकस हो गया और ये इसका पोल हो गया, इसके बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ पे क्या होगी? एक इरेक्ट इमेज बनेगी और क्या होगी? वो वर्चुअल होगी। तो इस कंडीशन में और इनलार्ज इमेज का इन दोनों के बीच पे कहीं भी आप देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब देखो मैग्निफिकेशन जब +2 लोगे तो क्या वैल्यू आएगी? जब +2 = क्या रखोगे? -V/u रखोगे तो यहाँ से क्या आएगी? V = अगर निकालोगे -2u आएगा। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में बहुत ध्यान से देखोगे। और दूसरी कंडीशन क्या होगी बच्चों? दूसरी कंडीशन जब -2 रखोगे, -2 = -V/u आएगा, है ना। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इधर से क्या आएगा? 2u = v हो जाएगा। 2u = v। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों? देख सकते हैं। इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अब देखो, अब दो केसेस को लेके चलना पड़ेगा। पहले केस में जब आप क्या लिख सकते हो? v = -2u, तो 1/f = क्या होगा? 1/v की जगह -2u प्लस 1/u करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 1/f सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो ये क्या आएगा? 2u, 1/2u आएगा। तो यहाँ से f की वैल्यू, u की वैल्यू क्या हो जाएगी? u = क्या आ जाएगा? f/2। तो यहाँ से निकालो, f/2 करोगे तो -10/2 करोगे तो क्या आएगा? -5 सेंटीमीटर। कोई ऑप्शन है क्या? ये हो गया इधर से। जब आपने क्या लिया? मैग्निफिकेशन क्या लिया? पॉजिटिव। उस कंडीशन में v की वैल्यू क्या आई? -2u। ऐसी दूसरी कंडीशन आएगी। दूसरी कंडीशन में देखोगे 1/f = 1/v। v की जगह क्या रखोगे? इस बार 2u रखोगे।
2u प्लस 1/u रखोगे, जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो f की वैल्यू अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, f की वैल्यू आएगा 3/2u। कितनी आएगी, 3/2u। तो इधर से सॉल्व करोगे तो f की वैल्यू सॉरी u की वैल्यू, हाँ ये 2u हो गया। यहाँ से देखोगे u की वैल्यू क्या आएगी, 3f/2 आएगी। सॉल्व कर लेना बहुत अच्छे से। तो यहाँ से u की वैल्यू जो मिलेगी ये मिलेगी -15 सेंटीमीटर। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आपको दोनों केस कंसीडर करने थे, एक पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन, एक निगेटिव मैग्नीफिकेशन, इस तरीके से। तो आंसर क्या आएगा, सेकेंड भी सही है, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के ऊपर है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर बात करें तो क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फॉर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये कितनी, g की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 होती है, ठीक है। अब देन द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ जुपिटर। हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें तो F इज टू क्या होता है, Gm1 m2/r²। अब ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेस, इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेस, किसी भी प्लेस पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब चाहे अर्थ पे रहो, चाहे सन पे चले जाओ, चाहे यूपिटर पे, चाहे ब्लैक होल पे चले जाओ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6.63 इंटू 10⁻11। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं। तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा, इसलिए इसकी वैल्यू जुपिटर के लिए भी सेम आएगी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि उत्तराखंड में पूछा गया था। अब देखते हैं ये काफ़ी क्वेश्चन सिंपल है, इसके करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, पर हम वो देखेंगे जो हमें बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अगर एक चीज़ बात करूं मैं, बहुत ध्यान से देखो, इसके अलाउंग क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और अगर लाइन ऐसी है तो इसके अलाउंग y की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, मतलब y इज इक्वल टू 5 होगा। x चेंज होता रहेगा पर y इज इक्वल टू 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3 इस तरीके से पॉइंट्स हैं। और इधर पे क्या होगा, x इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ये इतना समझते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब एक चीज और देख लो, बहुत ध्यान से अगर देखोगे, कहीं पे अगर बात करें तो अगर मान लो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 है, ठीक है। अब 6 को दूसरा क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 6 भी लिख सकते हो, 1 इंटू 6 भी लिख सकते हो। तो बहुत ध्यान से देखो, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखो तो अगर एक नंबर को तुमने बढ़ाया, एक नंबर को 3 से 6 किया, तो दूसरे नंबर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या होगी, घटेगी। ये समझ में आया कुछ। अब देखो बहुत ध्यान से, अगर आपने पढ़ा है तो आपने देखा है v इक्वल्स टू IR, ठीक है। अगर v की वैल्यू अगर हम कांस्टेंट कर दे बच्चों, मैंने जो सर्किट पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाया वो कांस्टेंट कर दिया, मतलब अगर मैं करंट की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सर्किट की घटनी चाहिए। या रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट घटेगा, क्योंकि हमको पोटेंशियल को ओवरऑल क्या रखना है, कांस्टेंट। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। अब ध्यान से देखो, ये लाइन के अलाउंग पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। अब देखो यहाँ पे अगर करंट की वैल्यू देखोगे तो ये I1 हो गई, यहाँ पे देखो ये क्या हो गई, I2 हो गई, यहाँ पे देखो I3 हो गई। अब हर में क्या लगेगा, v टू IR ही लगेगा। अब देखो I की वैल्यू अलग अलग आ रही है, जिसपे I की वैल्यू जितनी ज्यादा I की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो इसके लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब R1 क्या है, R1 में जब ये R1 है रेजिस्टेंस, तो इसके लिए हमें करंट मैक्सिमम मिल रहा है, तो इसके कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम मिलेगा। क्यों, क्योंकि अब यहां से देखोगे तो V अपॉन R इज इक्वल टू, सॉरी, अब यहां से देखोगे I अपॉन V करोगे तो इज इक्वल टू 1 अपॉन R आएगा, इनवर्स रिलेशन आएगा। कैसे, I अपॉन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। मतलब बहुत ध्यान से देखो, मैंने यहीं से बता दिया है आपको, क्या बताया कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब यहाँ पे I ज़्यादा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे I थोड़ा कम हुआ तो रेजिस्टेंस थोड़ा और बढ़ेगा। यहाँ पे I सबसे कम है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1।
R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं। चलें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमसे ये क्या पूछ रहा है। A light and a heavy object have the same momentum, दोनों का मोमेंटम सेम है। कहने का मतलब जैसे ये एक छोटा पार्टिकल हो गया A और एक बड़ा पार्टिकल हो गया या बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया B। अब दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम। मास अलग होगा m1 m2, इसकी वेलोसिटी क्या होगी v1 और इसकी वेलोसिटी मान लो v2 है। अब इनका मोमेंटम सेम है, मतलब कहने का मतलब p1 इज इक्वल्स टू p2 इज इक्वल्स टू p, कांस्टेंट है। अब ये कैसे पॉसिबल है, जब छोटे वाला मास जो है बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से चलेगा तब वो इसको क्या करेगा, इसके मोमेंटम को इक्वेट कर सकता है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब क्या बोल रहा है, अब इस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैवी ऑब्जेक्ट विल बी मोर। क्या बोल रहा है कि हम ये क्या ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट मोर होगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट लेस होगा, या और क्या बोल सकते हैं, या दोनों सेम होंगी, क्या रिलेशन आएगा इसके बारे में हमको बताना है। अब बहुत ध्यान से अगर देखें तो हम क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ बच्चों, के ई, देखो के ई इज इक्वल्स टू हाफ m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, और नीचे क्या कर दोगे, अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देखोगे तो के ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू वी का स्क्वायर, इसको कॉमन ले लोगे अपॉन स्मॉल m। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, p बोल सकते हैं। तो के ई इज इक्वल्स टू हाफ पी स्क्वायर अपॉन m। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर बहुत ध्यान से देखोगे ये कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, मास पे। जिसका मास ज्यादा होगा उसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो किसका मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, मतलब सेकेंड वाले की काइनेटिक एनर्जी कम होगी फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैवी ऑब्जेक्ट विल बी लेस। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड। आई होप से समझ में आया होगा। बस एक चीज करना था, आप यहाँ पे m से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, बाकी एक्सप्रेशन आएगा, p कांस्टेंट है तो दोनों के लिए सेम होगा। ये इनवर्स रिलेशन टू द m होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसके लिए काइनेटिक एनर्जी कम आएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। द मास, द यूनिट ऑफ द मास अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी यूनिट ऑफ द मास है। ये यहाँ पे ये लाइट की यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, फिर क्या है, लाइट ईयर हो गया, ये सारी लाइट की यूनिट है, एम्पियर करंट का है। यहाँ पे क्या है, चंद्रशेखर लिमिट, ये क्या है, मास ऑफ द सन। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन। ये एक यूनिट है जिसको नाम दिया गया है, जो किसके लिए यूज की जाती है, मास मेजर करने के लिए यूज की जाती है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। हम और भी सॉल्यूशंस प्लस आंसर की सारी चीज़ें एनालिसिस भी लेके आएंगे। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं, और किस स्टेट का आपको सॉल्यूशन चाहिए वो भी बताएं, जिससे हम जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकें। थैंक यू।